नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण न्यूज़ में और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, मेरा गांव मेरा प्रधान के आज के इस एपिसोड में हम आए हुए हैं महादेवा गांव में। इस गांव के बारे में, इस गांव की स्थिति कैसी है, यहाँ पर विकास कितना हुआ है कितना नहीं, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ इस गांव के प्रधान जी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? निखिल यादव। निखिल जी, कब प्रधान बने आप? हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी है ये। अच्छा, आपके पिताजी भी रहे हैं क्या? मेरे बाबा जी यहाँ पे रहे, फिर चाचा जी भी थे इसके पहले। अच्छा, हाँ, मतलब तीसरी पीढ़ी है आपकी? जी, तीसरी पीढ़ी है ये। हाँ। और काम करने का मौका मिला इस बार हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप तो मतलब काफ़ी कम उम्र के लग रहे हैं मुझे, तो आपको क्या मतलब कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए हैं क्या इस बार? अभी मेरी 22 साल उम्र हुई है और मात्र 22 साल? अरे बाप रे। और जनता की सेवा करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा सबसे मेन मोटिव है कि इस गांव की शिक्षा व्यवस्था सही करना। अच्छा, पहले से ही सोच रखा था बचपन से कि प्रधान बनना है या बस बन गए? बैकग्राउंड मेरा राजनीतिक है यहाँ पे, तो दिलचस्पी थोड़ा बढ़ती गई यहाँ पे, तो इसके नाते हमने सोचा कि गांव की सेवा करें और इसी में अपनी भी ज़िंदगी गुजार दें इसमें। अच्छा, तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आज के युवा जो है वो गांव के बारे में सोच रहे हैं। और गांव के विकास के बारे में क्या क्या सोचा है, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आप युवा हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो युवा ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या आप उनमें बेहतरी कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे गांव में समस्या मेन जो होती है पानी की, बिजली की और पढ़ाई की। अच्छा, तो 2014-15 में हमारे चाचा जब प्रधान थे तो इस ग्राम सभा को लोहिया घोषित कराया था उन्होंने। अच्छा। और लोहिया ग्राम सभा होते हुए 22 आवास बनवाए थे उन्होंने, घर घर शौचालय बनवाया था जी। और कच्ची नालियाँ जितनी थी सारी पक्की करा दी गई थी और सारे रोड आरसीसी करा दिए गए थे। अच्छा जी, तो इतना काम तो आपके बाबा जी के ज़माने में हो गया, अब आपके लिए बचा क्या? नहीं, अभी काफ़ी काम बचे हुए हैं। शिक्षा जैसे मान लीजिए जो काम हमने करा दिए हैं उसको मेंटेन लेके करके चलना जो है बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आवास जो है कि जो अब जर्जर हो गए हैं उसकी मरम्मत कराना, रोडें जो हैं उसकी मरम्मत कराना, और मान लीजिए स्कूल है तो यहाँ पे इस समय टाइल्स नहीं लगे हुए थे हमने, हाँ जी, तो इस समय हमने सारे स्कूल में टाइल्स लगवा दिए हैं, पेंटिंग करवा दी है, उसकी शौचालय की व्यवस्था दे दी है हमने और चित्रकारियाँ कराई हैं अच्छे, जिससे मोटिवेट हो बच्चे पढ़ने में। और आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे पानी टंकी भी बनने वाला है, जिससे स्वच्छ जल प्राप्त होने लगेगा गांव के लोगों को। बिल्कुल, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे गाँव में जब हम विज़िट करते हैं तो पता चलता है कि लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, जिससे बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। तो इसके नाते हम लोगों ने बहुत सी कोशिश की, तो जिससे पानी टंकी की स्वीकृति कर दी गई है और अन्य गाँव में काम चल रहा है, इसके नाते अभी यहाँ पे रुका हुआ है। अगले 1 महीने में काम यहाँ पे लगभग शुरू हो सकता है, हो जाएगा। चलिए निखिल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गाँव के लोगों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा। अब ये तो हो गई वो तमाम चीज़ें जो होने वाली हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक बड़ी समस्या बनकर के रुकावट बन रही हैं, जिनके आगे मतलब जिनका कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है कोई उम्मीद कि अब वो काम हो सकता है, कोई ऐसा काम? जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, तो मैं मनरेगा के माध्यम से यहाँ पे रोज़गार देने की कोशिश करता हूँ, जिससे मान लीजिए रोड का काम होता है तो इसके ज़रिए से रोज़गार मिल जाता है लोगों को। और दूसरी बात, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाते हैं हमने। जैसे एक समूह हमने गठित कराया है, सरकारी समूह जो हर गांव में आपने देखा होगा बन रहा है। तो एक धोबी घाट की ज़मीन बची हुई है, वहाँ पे मैं लॉन्ड्री सेंटर खोलने वाला हूँ और जी, मनरेगा के माध्यम से और राज्य वित्त से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, और वो जो है मैं समूह की महिलाओं को हैंडओवर कर दूंगा और वो उसमें अच्छा इनकम जनरेट करेंगी जो ग्राम पंचायत। ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। अगर आप कहीं मतलब युवाओं की जो भागीदारी होती है वो कितनी ज़रूरी होती है, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अभी इन्होंने जो आइडिया दिया है महिलाओं में रोज़गार पैदा करने की, वो बहुत इनोवेटिव आइडिया लगा मुझे। और बिल्कुल इसकी वजह से आपके गांव की महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा। जैसे मैंने देखा था कि पिछली कुछ महीनों में कई गाँव में ऐसे थे जो समूह की महिलाएं कोटा चलाती थी। अच्छा, कोटा बांटती थी, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि कोटा बांटना क्या होता है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वितरण होता है, तो जैसे मान लीजिए किसी गाँव में कोटा भंग हो गया अगर जो, तो वो समूह की महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें 11 महिलाएं रहती हैं और वो मिल के कोटा बांटती हैं, राशन प्राप्त कराती हैं जनता को। तो मान लीजिए जब राशन बांट सकती हैं ये महिलाएं, तो ये कोई ज़रूर रोज़गार कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि अगर जो मेरे गांव में ज़मीन बची हुई है तो वहाँ पे कुछ कार्य करा के, जैसे धोबी घाट है, धोबी घाट के नाम के लिए है, तो वहाँ पे कपड़ा धुलाई हो सकता है। बगल में मेरे तहसील है,
चौरी चौरा मुंडेरा बाजार नगर पंचायत है। यहाँ पे काफ़ी बाहर के लोग यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं और अपना रोजगार यहीं पे करते हैं, तो उन लोगों के कपड़े धुलाई करने उनने में दिक्कत होती है। तो ये महिलाएं जाएंगी, कलेक्ट करेंगी कपड़े और यहाँ पे धुलेंगी, फिर पहुँचाएंगी और अपना इनकम भी जनरेट करेंगी। उसमें से कुछ पैसे ग्राम पंचायत के खाते में भी जमे होंगे, जिसमें विकास कार्य को करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही छोटी ग्राम पंचायत है, बजट उतना नहीं हो पाता है कि मैं उतना काम करा पाऊँ यहाँ पे। लगभग क्या आपने बताया छोटी ग्राम सभा है, लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ? आबादी लगभग 1250 के आसपास है और टोटल जनसंख्या जो मतदाता हमारे 932 हैं। काफ़ी छोटी जो है वो यहाँ की आबादी है और काफ़ी छोटा ग्राम सभा है, लेकिन उसके बावजूद आपने जो ये आइडिया रखा है ये बहुत इनोवेटिव है, बहुत अच्छा है और इसकी वजह से आपके गांव की महिलाओं को तो रोज़गार मिल जाएगा। अब युवाओं की बात कर लेते हैं, भाई मेल्स को भी तो रोज़गार चाहिए, तो क्या स्थिति है यहाँ की? युवाओं के लिए मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे कुछ ज़मीनें ऐसी बची हुई हैं जहाँ पे कुछ किया जा सकता है। तो आने वाले समय में हम मेरे सेक्रेटरी साहब और हमने ये प्लानिंग की है कि एक गाड़ी धुलाई सेंटर बनाया जाए। अच्छा। मनरेगा के माध्यम से बजट ले करके एक गाड़ी धुलाई सेंटर बनवाएंगे, जिससे इनकम जनरेट होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ पे एक महीने के लिए मान लीजिए 12 युवाओं को मैं सिलेक्ट करूँगा और हर महीने एक लोगों को वहाँ पे रखूँगा, ताकि 12 महीने में 12 लोगों को रोज़गार मिले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये युवाओं के बारे में आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, तो जाहिर सी बात है युवाओं के बारे में आप सोचेंगे ही। लेकिन एक सवाल है हमारा ये कि सरकारी योजनाओं का क्या? सरकार मनरेगा के तहत लोगों को रोज़गार कितना देती है, कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होते हैं मनरेगा से, क्या मतलब आइडिया है आपको इसका? लगभग 40% लोग हमारे गांव के मनरेगा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा गांव जो है शहर से सटे हुए हैं। अच्छा। तो काफ़ी लोग जो है कि उधर अग्रसित हो जाते हैं कि मान लीजिए शहर से जुड़ें और शहर में काम करें, लेकिन बहुत से लोग अभी पड़े हुए हैं कि गांव में ही रोज़गार ढूंढते हैं अपना। तो मैं मनरेगा के माध्यम से उनको रोज़गार देता हूं और देता रहूँगा, क्योंकि छोटा ग्राम पंचायत हो तो ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। नहीं तो अगर जो बड़ा ग्राम पंचायत रहता तो मैं अधिक से अधिक काम कराता, मिट्टी फेंकवाना, मेड़बंदी कराना, पोखरी की साफ़ सफाई, अन्य काम भी मैं कराता यहाँ पे। अच्छा, साफ़ सफाई की आपने बात की है और लगातार जो मौजूदा सरकार है वो भी स्वच्छता अभियान पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसको लेकर क्या कदम आपके गाँव में उठाए गए हैं? इससे पहले ODF दस्ता की टीम आती थी यहाँ पे और सुबह 4 बजे भोर में ही डुगडुगी पिटाई जाती थी कि खुले में शौच न किया जाए, और इसमें हम लोग सफल रहे थे। अच्छा। ODF मुक्त भी हो गया था मेरा ग्राम पंचायत, और फिर मैं इससे अधिकारियों से बात किया हूँ कि इस पहल को फिर से बढ़ाई जाए। अच्छा, क्या करते थे इसमें लोग आकर के? सुबह 4 बजे आते थे, रखवाली करते थे, डुगडुगी पीटते थे हम लोग। और मैं तो छोटा था उस समय, 3-4 साल पहले की बात है, और काफ़ी मज़ा आता था कि भाई लोगों को प्रेरित किया जाए कि खुले में आप शौच न कीजिए। ये एक जो है वो अजीब लग रहा है सुनने में कि लोगों को डुगडुगी पीट करके ये समझाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब चूंकि गांव का परिवेश है तो लोग इसी तरीके से समझते हैं। ठंड में बहुत मेहनत करते थे हम लोग, 4 बजे उठ जाते थे, काफ़ी ठंड रहती थी, आगे कोहरा पड़ा हुआ रहता था, लेकिन तब भी काम करने में मज़ा आता था। ये था। अच्छा, चलिए, इस तरीके से अब आपका गांव जो है वो पूरी तरह ODF हो चुका है। अब हर घर में शौचालय है? हर घर में शौचालय है। कुछ परिवार अलग हो गए हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे की शादी हो गई, उनका परिवार हो गया, तो अलग रह रहे हैं, तो उनके घर में शौचालय इस समय नहीं बन पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी आने वाले समय में बन जाएगा। अच्छा, अन्य जो गांव के विकास को लेकर जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इसके अलावा सड़कों को लेकर के तमाम योजनाएं हैं, इन चीज़ों पर कितना कार्य हुआ है? आपके गांव में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास आवास है? आवास 2014-15 में मेरे यहाँ 22 बने थे कुल, और पिछले हमारे कार्यकाल में जब बाबा जी प्रधान थे पिछले बार भी, तो 3 के आसपास आवास आए थे, और इस साल फिर एक स्वीकृति मिल गई है। अच्छा। और वो काम लगभग हो सके तो अगले 1 महीने में शुरू भी हो जाएगा, फाइल स्वीकृत होके। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में कम से कम 10 आवास और आ जाएं, जिससे लोगों मतलब दिक्कत ना हो। अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनको आवास की आवश्यकता है। छोटा गांव है तो रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है इसमें, तो इसके नाते अभाव है इसका। अच्छा निखिल जी, आप हमें ये बताइए कि आपके गांव की कोई ऐसी कहानी जो आप, क्योंकि आप बताते हैं कि आपके मतलब आपकी 3 पीढ़ियां जो हैं वो प्रधानी कर चुकी हैं, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपके बाबा जी, आपके चाचा जी बताते हो आपको, उनकी प्रधानी के दौरान कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो, या फिर आपके गांव के बारे में कोई खास बात, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। गांव की खास बात यह है कि ये महादेवा जंगल के नाम से है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे शंकर जी खुद प्रकट हुए हैं यहाँ पे।
अच्छा जी, पीछे मंदिर जो है यहाँ पे शंकर जी खुद अपने आप से निकले हुए हैं। ये पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यही मंदिर है जहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ स्वयं शंकर जी प्रकट हुए हैं। कैसे, क्या कहानी है, हमें बताइए। बहुत साल पहले, हमारा तो जन्म नहीं था उसमें, बाबा जी बताते हैं कि ये पहले यहाँ के गोसाई लोगों की ज़मीन थी और इसमें इन्होंने खेती का काम कर रहे थे, तो उस समय शंकर जी प्रकट हुए। तो यही कहानी है, सब कोई सुनता चला आ रहा है। तो उसके बाद से यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू होती गई और सब कोई, हम लोग अपना आस्था से अपना पूजा करते गए और सबकी दिलचस्पी बढ़ती जाए। यहाँ पे जो भी आता है मनोकामना पूरा होता है सबका। अच्छा, तो हम भी दर्शन करने चाहेंगे। चलिए ये बताइए निखिल जी कि अगर आपके गांव के बारे में हम आपसे जानना चाहें कि आपके गांव के जो युवा हैं और इसके अलावा जो आम लोग हैं जो 40-45 के बीच में भी हैं, ये लोग किस रोज़गार के लिए, मतलब किस रोज़गार पर निर्भर हैं और खेती किसानी की क्या स्थिति है आपके गांव पर? देखिए, गांव है तो लोग खेती से बहुत जुड़े रहते हैं, लेकिन हर किसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अच्छा, लोग खेती के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते? लाइक बहुत सारे इनोवेटिव फार्मर्स भी हैं। बहुत से यहाँ पे ऐसे युवक हैं जो खेती ही करते हैं और सब्जी भी बोते हैं और अपना रोजगार उसी से चलाते हैं। परिवार में पालन पोषण सबका खेती के माध्यम से ही करते हैं। मान लीजिए जिनकी अधिक खेती है वो अपना धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं और उसको बेच के फिर अपना परिवार चलाते हैं, घर बनवाते हैं और बच्चों की शादियाँ करते हैं। ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है आपके गाँव में? यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल गेहूँ और चावल की, और उसके बाद मान लीजिए सब्जियां बोते हैं लोग। हाँ। कोई ऐसा है आपके गांव में जो कुछ खेती के ही फील्ड में कुछ अलग करने की सोच रखता हो या फिर करना चाह रहा हो या करता हो? क्योंकि जैसे बात यह है कि हमारा गांव जो है शहर से जुड़ चुका है इस समय टोटली। अच्छा। और शहरीकरण का प्रभाव कुछ यहाँ हाँ, यहाँ पे उसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। और लोग खेती मतलब छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन खेती कर भी रहे हैं। हाँ, बच्चे जो है कि मान लीजिए बच्चे तो नए नए सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो वो अग्रसर होते जा रहे हैं शहर की तरफ। लेकिन जो गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं और पुराने लोग हैं वो अभी भी खेती पे ही पड़े हुए हैं और खेती करना उनको अच्छा भी लगता है। खेती करने से स्वास्थ्य भी सही रहता है। अच्छा निखिल जी, ये बताइए आपको खेती कितनी पसंद है? आपको लगता है कि खेती में कुछ युवा जो है वो करियर बना सकते हैं? क्योंकि देखिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मतलब अगर सरकार किसी चीज़ पे ध्यान दे रही है तो वो है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर। तो आपको नहीं लगता है कि खेती किसानी के ज़रिए भी लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं? एकदम बन सकते हैं खेती करके। जी। हमारा जो चैनल है वो बेसिकली इस चीज़ पर बेस्ड है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम प्रेरित कर सकें कि वो अच्छी खेती करें। जैविक खेती अभी फ़िलहाल जो है वो सबसे ज़्यादा चलन में है। जैविक खेती कोई करता है क्या आपके गांव में? अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई शुरू नहीं किया है। जी हाँ, आप प्रधान हैं, आप लोगों को प्रमोट करिए, लोगों को थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। हमने सोचा है, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से मैंने बातचीत की थी, तो मैंने सोचा कि एक दिन कैंप लगाए यहाँ पे और जितने भी हाइब्रिड सीड्स आ रही हैं सरकार की तरफ से, और यहाँ पे कैंप लगाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को पता चले कि हाँ ये सीड्स होते भी हैं और उसको मतलब यूज करके फिर उसको अच्छी उपज लाई जाए और फिर इसमें काम किया जाए आगे चल के अच्छे तरीके से। गाँव में लोगों को बीज वगैरह कैसे मिलता है? जो लोग खेती करते हैं उनको बीज वगैरह, कोई बीज भंडार है यहाँ पे? यहाँ पे मार्केट में कई प्राइवेट बीज भंडार हैं और लेकिन ब्लॉक पे भी हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। उसमें सब्सिडी भी मिलती है आधा के आसपास, 50%, 40%, कई में 100% मिल जाती है। पहले पैसा देना पड़ता है, फिर खाते में सब्सिडी आ जाती है। इससे कई लोग लाभ उठा रहे हैं इसका जी। और किसानों को क्या मतलब जो सरकार की तरफ से निधि योजना, किसान निधि योजना के तहत पैसे मिलते हैं, वो भी यहाँ के जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं इससे? एकदम हो रहे हैं। यहाँ पे अभी KYC वगैरह कराना था तो हमने पंचायत भवन पे अपने बुला के सबको वहाँ पे सारा काम करा दिया था और PM किसान निधि के कर्मचारी थे उनको बुला के सारा फॉर्म वगैरह फिलअप करा के हमने दे दिया था, जिसके मतलब कोई रुकावट ना रह जाए कि कहीं फंस ना जाए किसी की किस्त, इसका भी टेंशन रहता है हमें, तो इसलिए हमने सारा काम करा दिया। तो देखिए ये है हमारे साथ निखिल जी, जो अभी जितना हमें बता रहे हैं उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये गांव जो है वो विकास कर रहा है। विकास की रफ्तार अब धीरे धीरे और तेज़ बढ़ रही है और चूँकि अब गांव के जो प्रधान जी हैं, जो मुखिया जी हैं, वो एक युवा हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि इस गाँव के विकास की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। गाँव विकास करेगा और यही हम चाहते भी हैं। हमारी कोशिश है कि हर गाँव जो है वो विकास करे, हर गाँव में उन्नति हो, हर गाँव का किसान खुश रहे। अच्छा निखिल जी, आप इस मौजूदा सरकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई अपील आपके गांव को लेकर के, आपके गांव के विकास को लेकर, तो वो क्या है?
मेरी सरकार से यही अपील है कि मान लीजिए जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे कार्य को कराने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बजट भरपूर मिल जाता है। जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे बहुत से कारणों का दिक्कत करना पड़ता है, जिससे काम नहीं हो पाता है। मान लीजिए हमारे यहाँ छोटी ग्राम पंचायत है, स्कूल की बाउंड्री वाल करानी है। मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए एक शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे, तो इनके नाम से एक स्मृति द्वार बन जाए। यहाँ पे जब एंट्रेंस है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक स्मृति द्वार बन जाए। और एक नाली की दिक्कत है हमारे यहाँ हरजन बस्ती में। अच्छा। तो वहाँ बजट का अभाव होने के नाते वहाँ पे अभी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो सरकार से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो छोटी ग्राम पंचायत है उनका बजट बढ़ा दिया जाए, जिससे काम कराने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मान लीजिए कि इसमें और प्रधान जी हमें मिल गए जो सरकार से अपील कर रहे हैं कि बजट बढ़ा दिया जाए। जैसे छोटी ग्राम पंचायतें हैं, किस छोटी है, इस पे संविदा पे कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति हो गई है। सामुदायिक शौचालय पे कर्मचारी रह रहे हैं, उनका भी मानदेय लगाना है। तो सारा चीज़ इसमें मानदेय में ही चला जाएगा पैसा, तो विकास कहाँ से हो पाएगा। तो हरिजन बस्ती में आपके यहाँ जो है वो नाली की समस्या है। बारिश के टाइम में और दिक्कत होती है। और बहुत दिक्कत आती है। घर के बाहर पानी लगा रहता है और उससे मान लीजिए बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो जिससे काफ़ी सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। अच्छा, बाढ़ग्रस्त तो नहीं होता है ये इलाका? नहीं, बाढ़ग्रस्त नहीं होता है एक, लेकिन थोड़ा सा बाहर से पानी आ जाता है, जिससे फसल नुकसान हो जाते हैं हमारे यहाँ एक पश्चिम के साइड में। तो फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ सोचा है आपने? पानी है तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। मान लीजिए बारिश का पानी, बारिश आएगा तो आना ही आना है। जिन लोगों की फसल खराब हो जाती है उनकी स्थिति क्या होगी? स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब एकमात्र सहारा बन जाता है राशन, जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी के सहारे वो लोग अपना जीवन पोषण करते हैं। इसका कुछ सोचा है आपने, कुछ मतलब इसको किसी तरीके से अगर ख़त्म किया जा सके, कोई आइडिया? ख़त्म किया जा सकता है एक नहर बना करके, जो जहाँ से पानी आ रहा है उस पे उस नहर को लिंक कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही दूर पे 1 किलोमीटर के दूर पे एक नहर है छोटी सी। अगर जो वो पानी उसमें लिंक कर दिया जाएगा तो इस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मतलब इसको किया क्यों नहीं जा रहा है? क्या बजट का प्रॉब्लम है या आपको अनुमति नहीं मिल रही है? बजट का प्रॉब्लम नहीं है। वो मान लीजिए काश्तकारों की ज़मीन है, तो उसके बीचों से आप नहर तो खुदाई नहीं कर सकते। मान लीजिए सरकारी ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसके नाते वो काम नहीं हो पाता है। और वो कई गाँव में मिला के होगा, मात्र मेरे गाँव में नहर खुदाई करने से नहीं होगा। वो 2 ग्राम पंचायतें हैं, तब जाके वो लिंक होंगी उससे। जी, तो ये अभी फ़िलहाल जो है एक कह सकते हैं कि परमानेंट प्रॉब्लम है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम का जो है वो आप ही सोल्यूशन निकालेंगे। और आखिर में निखिल जी, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए, क्योंकि सरकार हमारे ही लिए सोचती है, हमारे लिए ही करती है। तो उसका अधिक से अधिक उपयोग कीजिए और सरकार की सहयोग कीजिए, कि ताकि उसकी सारी योजनाएं हैं आप तक पहुंच जाएं। बिल्कुल। तो ये निखिल जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने आपकी बातचीत कराई है। और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रधान, जो भी गांव के प्रधान हैं, वो अपने गांव के बारे में ऐसे ही सोचें, उसकी जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करें। बने रहिएगा ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।